अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो वी हैव स्टार्टेड येट अनदर वीक और हमारा सोशल मीडिया का जो एक्स प्लेटफॉर्म है ट्विटर, वो अभी तक नहीं चल रहा। ऑलमोस्ट 9 दिन हो चुके हैं। मतलब एक आई एम सॉरी टू से इन दिस डे एंड एज ये एक मजाक है, ये एक मजाक है। अजीब सा भारी सा हफ्ता गुजरा है। मुझे लगता है कि पहले एक जजमेंट को लेके वावेला किया गया और बहुत सा प्रोपेगेंडा किया गया, मोस्टली उसमें झूठ पर मबनी था। सो उस तरह से हमने अपने हफ्ते का आगाज़ किया। फिर कल लाहौर में जो वाक़या हुआ उसकी भी आगे चलकर हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन वो भी उसी नौयत का एक वाक़या था और बड़ी हौलनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकता था। उसके बाद फिर ये सोशल मीडिया का जो बैन है, एक तो बैन है और ऊपर से एक खामोशी है, कोई कुछ कह ही नहीं रहा। मतलब ये एज इफ ये कोई प्रायोरिटी नहीं है, वी डोंट वांट टू से एनीथिंग। अजीब व गरीब किस्म की बात है। और उसके ऊपर से कंसेक्यूटिव लाहौर कलंदर की 5वीं हार ने भी बड़ा ही मौसम जो है ना वो अजीब हमने हुमा किस तरह से हमने अपना हफ्ता किस तरह के एक ही नौयत के प्रोपेगेंडे से शुरू किया, उसी तरह के एक वाक़े पे ख़त्म हुआ। लाहौर कलंदर मुसलसल हार रहा है। हमारा एक्स पुराना ट्विटर चल नहीं रहा है। This is what is going on. This is how it is. This is how it is. So This is what is going on लाहौर कलंदर भी नहीं चल रहा। लाहौर कलंदर भी नहीं चल रहा। हारिस रऊफ तो बिल्कुल ही घर बैठ गए हैं। अल्लाह मियां उन्हें जल्द शिफा दे। सरफराज के सर पर गेंद लग गई है। मतलब वो जो कंकॉक्शन रूल जिसके लिए उन्हें पहले बिठा के रखा जाता था कि किसी और के सर पे गेंद लगेगी तो वो आएंगे, वो गेंद उन्हीं के सर को लग गई है। तो अजीबो गरीब किस्म की, मतलब दिस इज नॉट इवन, इट्स नॉट इवन फनी। ये कॉमिकल एक लगता तो है, लेकिन इट्स मोर ट्रेजेडी एंड लेस कॉमेडी। लेकिन इन्हीं पे बात करेंगे और इसी हफ्ते के शुरू में ये दुआ भी करेंगे कि हफ्ता बड़ा अच्छा सा गुजरे, अच्छा सा शुरू हो। तो कुछ बातें स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, ये जो हफ्ता शुरू होने वाला है, पिछला जो हफ्ता था उसका तो हमने अहवाल आप तक पहुंचा दिया, लेकिन ये हफ्ता शुरू होने वाला है पंजाब में वज़ीर आला के इंतखाब से। सो ये एक अहम डेवलपमेंट है आज के दिन की। वफाकी हुकूमत के इत्तेहादियों ने 2 बड़े सूबों सिंध और पंजाब में अपने मामलात सीधे कर लिए हैं। मरियम नवाज पंजाब की वज़ीर आला बनने जा रही हैं। सिंध की वज़ारत आला तीसरी बार मुराद अली शाह के हिस्से में आई है, लकी है। आम तासुर यह है कि तहरीक इंसाफ ने कारकर्दगी के नाम पर वोट लेने का मुखालिफिन का बयानिया मुस्तरद कर दिया। सोशल मीडिया पर जारहाना प्रोपेगेंडा PTI के हमायतियों में इजाफा करता रहा, मगर ये तासुर पूरी तरह दुरुस्त नहीं है। नून लीग के हालिया इंतखाबी नुकसान में PDM हुकूमत की कारकर्दगी ने सर्टनली बहुत बड़ा हिस्सा डाला है, जिसमें महंगाई ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। फ़र्क ये है कि जो PDM के हमें लगता है कि दीगर जमातों के हिमायती हैं या सपोर्टर्स हैं, वो अकाउंटेबल कभी कभी इन इंतखाबी नताइज से तो यही लग रहा है कि ठहराते हैं, वो अकाउंटेबल ठहराते हैं। उन्होंने अकाउंटेबल ठहराया, उन्होंने जितनी इन जमातों को सीटों की तवक्को थी वो इन्हें नहीं मिल सकी। अच्छा, और तो बॉटम लाइन ये है कि यही वजह है कि लीगी रहनुमा जो हैं अब वो यक ज़बान हैं कि डेवलपमेंट के एजेंडे ही को आगे बढ़ाया जाएगा। नफरत का मुकाबला नफरत से नहीं किया जाएगा, ताज्जुब का मुकाबला ताज्जुब से नहीं किया जाएगा, और कल्ट का मुकाबला कल्ट से नहीं किया जाएगा। नफरत, ताज्जुब, झूठ, साजिश, बहतान, इसका मुकाबला काम काम और सिर्फ काम से किया जाएगा। और हम अपना रास्ता नहीं बदलेंगे और कोई दुनियावी ताकत हमें अपना रास्ता बदलने पे मजबूर नहीं कर सकती। एक तरफ मेहनत की सियासत, खिदमत की सियासत, कारकर्दगी की सियासत, डेवलपमेंट की सियासत, शराफत की सियासत, और दूसरी तरफ बातों की सियासत, इल्ज़ाम तराशी की सियासत और उंगली उठाने की सियासत, जो कि बेबुनियाद। मेरी ख्वाहिश ये है और साद भाई की भी ख्वाहिश यही होगी और शायद सब जमातों की ख्वाहिश यही होगी कि मिल बैठ के जो पाकिस्तान के मफाद की चीज़ें हैं उसके ऊपर एक हो जाएं। चलिए ये जो मिल बैठने वाला बयानिया है, पंजाब इसकी तरफ वापस आता है, डेवलपमेंट के बयानिए और मोहब्बत और शराफत की सियासत पे वापस आता है कि नहीं? प्रॉब्लम ये है कि एक आध बार तो शायद आप बयानिया जो भी रखें उससे आप जीत सकते हैं, लेकिन यकीन से ये नहीं कहा जा सकता कि हमेशा ऐसा ही होगा। और बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सेहत और तालीम की सहूलतें, मेयारी सड़कें, पुल, अंडरपास, सफाई सुथराई, ये सारी चीज़ें हैं, इनका अच्छा निज़ाम, रोज़गार और इंसाफ की फराहमी, और सबसे बढ़कर महंगाई में खातिर खा कमी,
ये हैं वो चीज़ें जो अवाम के दिल की आवाज़ हैं। तो लिहाजा बयानिए में जो चीज़ें भी हों, जो ये सब कुछ कंट्रोल कर लेगा वो ठीक है। अब खैबर पख्तूनख्वा में क्या बयानिए की जीत थी या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस ऐसी है वहाँ पे जिसकी वजह से उन्हें बार बार इलेक्ट किया जा रहा है? हाँ, केपी की बात कर रहा हूँ मैं। अदरवाइज हम पेशावर की सूरत हाल देखें, अभी हालिया बारिश में यूनिवर्सिटी रोड पे गाड़ियाँ लिटरली तैर रही थी। हमने यहाँ जिक्र नहीं किया, एक्चुअली किया था एक्चुअली, क्योंकि जाहिर है जो भी सूरत हाल है वो तो सबके सामने ही है, लेकिन बारहा बयानिए को ही अगर सपोर्ट किया जा रहा है तो फिर तो कुछ मेरा ख्याल है परफॉर्मेंस भी होगी जिसकी वजह से उन्हें वहाँ पूछ लेते हैं ना, और ये बात कर भी लेते हैं। हमारे गेस्ट हमारे साथ ही एक और सदर आरिफ अलवी ने भी इस सारे मामले में एंट्री मारी है ना, और उन्होंने आखिरी खड़ा किया है सारे मामले। कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाना है, कायनी तकाजा है, जाहिर है वो समरी ना इजलास बुलाने की मंजूर कर रहे हैं ना मुस्तरद कर रहे हैं। बस एक ज़बानी कलामी उनका मौक़िफ़ सामने आया था कि कुछ मखसूस नशस्तों का भी फैसला होना बाकी है। अदरवाइज़ निगरान हुकूमत का ये कहना है कि वो समरी पर दस्तखत नहीं भी करते तो भी 29 को इजलास हो जाएगा, क्योंकि आइन जो है वो इसका तकाजा करता है। हाँ, लेकिन 21 डेज का आपको पता है ना कि एक बार भी होता है। बिल्कुल, वो पूरे हो रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर सूरज सिंधु हमारे साथ हैं, महमल सरफराज भी हमारे साथ हैं, और समझना चाहते हैं ये बयानिया इन बेसिस पे सारी हुकूमतें जो आई हैं, लोगों ने वोट दिया, उन्होंने अपनी हुकूमतें बनाई हैं, और आगे हम क्या फोर्सी कर रहे हैं। महमल, क्या हाल है आपका? गुड मॉर्निंग टू यू महमल। गुड मॉर्निंग हुमा। ये जो हमने सारी एक फहरिस्त जिसमें हमने ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सफाई सुथराई, तालीम, ये जो अब लोगों ने, अवाम ने जिनको पिक किया है, जिनको चूज़ किया है, जिन्होंने अपनी हुकूमतें भी बना ली हैं, पंजाब और सिंध की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि बिल्कुल सही दुरुस्त फैसला है और ऐसे ही चलेंगे होपफुली? देखिए, बात यह है कि हम हमेशा जब पंजाब की बात करते थे पहले भी और अभी भी वैसे करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि जी ये गवर्नेंस ड्रिवन सूबा है, और इसके अंदर जो है वो अगर डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस होगी, गुड गवर्नेंस होगी, तो उन पॉलिटिकल पार्टीज को जो है वोट मिलता है। वो अब बिल्कुल एक परफॉर्मेंस और गुड गवर्नेंस और इस सब की अहमियत तो है, लेकिन साथ ही हमने देखा कि जो उस्मान बुज़दार साहब के 3.5 साल, पौने 4 साल थे, मैं पंजाब में हूँ, उसके अंदर कोई गुड गवर्नेंस या कोई परफॉर्मेंस या कोई ऐसी चीज तो थी नहीं। लेकिन क्या उसकी वजह से पीटीआई को कोई नुकसान हुआ? हमने तो नहीं देखा कि उनको कोई सच कोई नुकसान हुआ। मतलब पहले हम देखते थे कि अगर शहबाज शरीफ आते हैं 97 में, तो वो फिर जब परवेज इलाही आते हैं 2002 में, तो वो उनसे बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। 2008 में अगर शहबाज शरीफ दोबारा आते तो उन्हें होता है मैंने परवेज इलाही से भी बेहतर परफॉर्म करना। लेकिन ये जो उस्मान बुज़दार का पीरियड था, तो उसने एक चीज ये भी दिखाई कि ठीक है गवर्नेंस और वो सारी चीजें अहम है, लेकिन पॉलिटिकल नैरेटिव भी बहुत अहम है। और पीटीआई ने जिस तरीके से बयानिया बनाया, वो बेशक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के ऊपर हो, फैक्चुअली इनकरेक्ट हो, लेकिन उनके फॉलोअर्स को वो जो बयानिया है वो उनको पसंद आया, और वो उसकी वजह से उनकी सपोर्ट बेस या उनकी जो मकबूलियत है पीटीआई के बयानिया को, वो तो बड़ी, तो यानी कि उन्होंने तो फिर परफॉर्मेंस के ऊपर वोट नहीं दिया या गुड गवर्नेंस पे। मैं ये नहीं कह रही कि नून लीग जो है अब उनकी जब हुकूमत आने वाली है वो ना करें इस चीज पे फोकस, वो बिल्कुल फोकस करना चाहिए। लेकिन देखिए इसमें एक तो और भी चीज कि वो जो 16 माह की पीडीएम की हुकूमत थी, जी मैं उसी पर आ रही थी, परफॉर्मेंस का नुकसान हुआ, प्रोबेबली उसका भी एक फैक्टर था। वो भी मैं बिल्कुल बात वो यही करना चाह रही हूँ कि असल में नून लीग जो है उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन के अंदर भी, अगर आप मियां साहब की भी देखें, आप बाकियों की भी देखें, तो वो बात करते हैं 2017 तक कि 2017 तक मुल्क बहुत अच्छा चल रहा था जब तक वो वजीर आजम थे। वाकई वो चीजें होंगी, लेकिन बात ये कि जो आपने अभी पीडीएम गवर्नमेंट की बात की, बहुत अहम है। जो 16 महीने फ्रेश है मेमोरी में लोगों की, वो पीडीएम की गवर्नमेंट के हैं। वो 2017 बहुत पीछे, 7 साल गुजर चुके हैं उस चीज को, 6.5-7 साल हो चुके हैं, तो लोगों को वो नहीं याद। लोगों को याद है कि पीडीएम की गवर्नमेंट के अंदर लोगों को जब बिजली का बिल आता है तो याद आता है, लोगों को जब गैस का बिल आता है तो याद आता है। अभी हमें ठीक है कि जाने नहीं, अभी सिंध असेंबली के मामलात पे भी आएंगे, लेकिन एट द सेम टाइम एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी हो सकता है कि जब एस्टैब्लिशमेंट की मुकम्मल सपोर्ट पीटीआई को हासिल थी तो यही नौजवान उनके साथ थे, लेकिन जब एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट उनको नहीं थी तो पीटीआई के साथ तो नौजवान थे लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ थे। तो महमल इसकी क्या रीजनिंग हो सकती है? जी देखिए, बात यह है कि एक्चुअली इसके अंदर ये रेज या वो वाली चीज जरूर होगी, लेकिन बात वही है कि बयानिया किसने बनाया।
बयानिया जो है वो इमरान खान साहब ने बनाया, और वो कब से उन्होंने बनाना शुरू किया, वो उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से चंद दिन पहले बनाना शुरू किया, जब उन्हें नजर आया कि मेरी हुकूमत जा रही है। तो फिर उन्होंने एक पूरा साजिश बयानिया बनाया, उन्होंने इल्जामात लगाए, उन्होंने अपोजिशन के ऊपर इल्जामात, जो उस वक्त की अपोजिशन थी पीडीएम की, उनके ऊपर इल्जामात लगाए कि वो भी मुलव्विस है। फिर उन्होंने अमेरिका के ऊपर किए। आज हम देखते हैं कि वैसे तो वो अमेरिका की उस वक्त इतनी एब्सोल्युटली नॉट, और वो ये हकीकी आजादी लेनी और सारी बातें करते हैं, लेकिन आज तो वो अमेरिका से मदद मांग रहे हैं। आज तो वो हर चीज के अंदर आप उनके लोगों की बातें सुने, वो यही कहते हैं कि जी अमेरिका को इस चीज का नोटिस लेना चाहिए कि ये इलेक्शंस कैसे हुए। आईएमएफ के अगर खत की आप बात करते हैं, वैसे यानी कि आपने हकीकी आजादी लेनी, लेकिन आप आईएमएफ को एक तरफ वो खत भी लिखने जा रहे हैं। आप ये जो चीजें, जो पूरा एक नैरेटिव की बात है ना, इसलिए जो पॉलिटिकल नैरेटिव की मैं बात करी, वो अहम जरूर है। वो परफॉर्मेंस, गवर्नेंस, इन सारों की अहमियत अपनी जगह, महंगाई कम करना, हर चीज में जो है अच्छी चीजें होनी, यानी कि आवाम का ताकि जो है वो गुस्सा भी थोड़ा कम हो कि इतनी महंगाई है, इतने बुरे हालात है, वो एक अलग चीज है। लेकिन एक सियासी बयानिया बनाया, और आप ये देखिए, आपने अभी ख्वाजा साद रफीक साहब का जो आपने क्लिप चलाया था, आप अगर देखें कि नून लीग के वो ख्वाजा साहब जो हैं वो तो वही बात करें कि हमने नफरत की सियासत नहीं करनी, हमने इस तरीके से करना है। लेकिन जो नून लीग के इस वक्त वोटर सपोर्टर, अगर आप डिजिटल, वैसे तो एक्स जो है वो इस वक्त नहीं चल रहा, लेकिन अगर आप वीपीएन के थ्रू उसको इस्तेमाल करें और आप उस पर उनकी ट्वीट्स देखें, तो वो कहते हैं कि नहीं, हमें जारहाना सियासत करनी है, क्योंकि पीटीआई तो इस तरीके की चीजें करती है, तो हम इस चीज में पीछे रह गए। ये एक बड़े, देखिए ये भी बड़ी डेंजरस सी बात है, वैसे बिल्कुल डेंजरस सी बात है, लेकिन इसमें समझा क्या जाए कि अवाम अब चाहती क्या है? क्या अवाम, देखिए जारहाना सियासत करना या फिर एक रेज की जो हम बात कर रहे हैं, अगर पेट खाली होगा आपका तो आप कितनी देर तक रेज करेंगे और क्या करेंगे? यू वांट कि वो निज़ाम जो है, वो गवर्नेंस जो है, आपकी सेहत की जो फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, मतलब हम एक पूरी लिस्ट सामने लेके आ सकते हैं। अगर पुलों को और ग्रीन ये ऑरेंज ट्रेनों को साइड पे भी रख दें, फिर भी बड़ी चीज़ें हैं जिन पे काम होना है। देखिए उमा, इस वक्त तो बहुत अहम है, क्योंकि जो पंजाब की हुकूमत, आप देखिए कि पहली बार जो है एक खातून वजीर आला बनने जा रही है मरियम नवाज साहबा। नाउ ऑल आईज विल बी ऑन मरियम नवाज, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। हमने अब तक जो मरियम नवाज को सियासत करते देखा है, वो अपने फादर के, अपने वालिद साहब के डिफेंस में करते देखा है। हमने उनकी जो सियासत का, वो अपने वालिद साहब की ही बताती हैं कि उनके दौर में क्या था, और वालिद साहब के लिए खड़ी होती हैं। लेकिन मरियम नवाज खुद कौन है, उनकी अपनी क्या सियासत है? ये जो 5 साल अगले हैं, ये हुकूमत डिटर्मिन करेगी कि वो उनका विजन, उनका सियासी विजन क्या है, क्या वो डिलीवर कर पाती हैं कि नहीं, क्योंकि ये बहुत अहम होगा पीएमएलएन के लिए भी अपना वोटर कंसोलिडेट करने के लिए पंजाब में। अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस करेंगी तो ऐसा नहीं है कि तो मेक और ब्रेक सिचुएशन है, और इनिशियल जो वाइब्स आ रही हैं वो अच्छी ही हैं। बहुत सारी उन्होंने बातें की सेहत से मुताल्लिक, दीगर इशूज से मुताल्लिक। पंजाब में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट भी लोगों ने काफी देख ली है। देयर आर अदर थिंग्स व्हिच यू नो द गवर्नमेंट नीड्स टू फोकस ऑन। कचहरी है अब्दुल्ला, थाना कचहरी है। गवर्नमेंट का तो गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन का मसला ही आवाम का सबसे पहले थाना कचहरी के अंदर होता है, फिर आपकी बाकी जो है आपकी हेल्थ है, एजुकेशन है। कुछ खवातीन आ रही हैं पढ़ी लिखी। कल हमने एक बेहतरीन मिसाल देखी उसकी कि वो औरत पुलिस अफसर ही थी जो इस मामले में से उस खातून को निकाल के ले आई। जी अच्छा डॉक्टर साहिबा, अब आप बताइएगा कि सिंध में हम जैसे देख भी रहे थे कि पीटीआई और जेयूआई जरा करीब आ रहे हैं, उनकी कुर्बतें हो रही हैं। आपको लगता है अगर इनका आगे आने वाले दिनों में इंतखाबी अलायंस होता है तो ये पीपल्स पार्टी को कोई चैलेंज दे सकते हैं सिंध में? और व्हाट शुड बी द प्रायोरिटी ऑफ थर्ड टाइम चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध मुराद अली शाह साहब दिस टाइम अराउंड? पीपुल्स पार्टी का सिंध में बहुत शुरू से ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल नैरेटिव रहा है और ग्राउंड भी रहा है, क्योंकि पीपुल्स पार्टी को जो वोट मिलते हैं वो उनके जो फिक्स्ड वोटर्स हैं उनसे वोट मिलते हैं। सिंध में वोटर्स का टर्नआउट बहुत कम रहता है। अगर हम सिंध में ये देखते हैं कि वोटर्स का टर्नआउट ज्यादा हुआ है तो हम उस फैसले को पूरे सिंध का नैरेटिव मान सकते थे। लेकिन ये कि हमारे इतना एक्सेप्शनली लो टर्नआउट नहीं है इस दफा भी। नहीं, लेकिन अगर आप देखें हैदराबाद और दूसरे सिटीज में, आप देखें सिंध के, कराची के अलावा दूसरे सिटीज में देखें तो उसमें टर्नआउट पहले से बहुत कम रहा है। और ये है कि हमारे पास, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास वडेरे हैं, तो इनमें क्या होता है कि इनके फिक्स नैरेटिव होते हैं और इनके फिक्स वोटर्स होते हैं जो आके उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से आके वही वोट कास्ट कर रहे होते हैं। पीछे और आगे वाले अगर रिसेंट वाले आप नंबर्स चेक करेंगे तो आपको ज्यादा डिफरेंस महसूस नहीं होगा। हाँ, कराची में टर्नआउट बहुत ज्यादा हुआ और हमने देखा कि वो किस तरह से हुआ, उसकी बात बिल्कुल अलग है। पास्ट में भी इनका अलायंस रहा है पीपुल्स पार्टी के खिलाफ और मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में भी रहेगा और ये अलायंस लगते रहते हैं। आपको
पता है कि कल किस तरह से उन्होंने सिंध असेंबली के बाहर और 24 को जो उन्होंने एक किया है, मुझे लग रहा है कि अगर वो उनको पता होगा कि कहाँ पे धरना देना है तो शायद वो इस धरने की वजह नहीं आती, क्योंकि अच्छा, एक उनको शायद पता नहीं है कि किस तरह से बात करनी है। तो सिंध जाहिर है कराची भी सिंधी है, लेकिन कराची का चेहरा बदलना बहुत ज़रूरी है पीपल्स पार्टी और पर्टिकुलरली बिलावल साहब के लिए अगली दफ़ा पंजाब में अपनी जगह अगर उन्होंने बनानी है। आपको लगता है कि MQM और पीपल्स पार्टी को अलायंस कर लेना चाहिए कराची के लिए इन द सिंध गवर्नमेंट? या मुझे लग रहा है कि इनका बिल्कुल अलायंस हो गया है और शुरू से ही MQM जब भी बात आती है तो या सेंट्रल या सिंध में वो कराची के नैरेटिव के लिए ही ऑब्वियसली अलायंस करती है। लेकिन अब सिंध के चीफ मिनिस्टर को ये ख्याल रखना चाहिए कि जिस तरह से वो कराची का केस प्रेजेंट कर रहे हैं वैसे ही वो लाड़काना का केस भी प्रेजेंट करेंगे, जामशोरों का, दादू का और नसीराबाद का भी केस प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि सिंध में ह्यूमन राइट्स का इशू बहुत ज्यादा उसकी वायलेशन हो रही है और एड्रेस नहीं हो पा रहा। और हम जिस तरह से अभी वो CM अगर आएंगे, हम ये उम्मीद करेंगे कि वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के वोटर्स या MQM के अलायंस के वोटर्स के CM नहीं होंगे, वो PTI के वोटर्स के भी CM होंगे, वो दूसरी पार्टी जो सिंध में ऑन द ग्राउंड काम कर रही है उनके भी वोटर्स होंगे, जो न्यूट्रल लोग हैं उनके भी वो ऑब्वियसली CM होंगे। ऐसा ही हो और होपफुली उम्मीद यही है। हाँ, हो जाएगी। थैंक यू मेमल, हम बड़ी बातें हो सकती थी लेकिन वक्त हमारे पास कम है। सो हैव अ गुड डे, इट्स जस्ट द स्टार्ट ऑफ। थैंक यू साहिबा, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। वेलकम बैक जी। और अच्छा जी, आखिरकार 4 साल बाद कराची तैयारा हादसे की फाइनल रिपोर्ट सामने आ गई और वही हुआ जो आम तौर पर ऐसे हादसात के बाद होता है। हादसे को इंसानी गलती करार देकर तमाम मलबा जो है ऐसे पर डाल दिया गया जो जवाब देने के लिए दुनिया में अब नहीं है, तो लिहाजा ह्यूमन एरर या पायलट्स एरर आप कह दें, तो इस रिपोर्ट का रिजल्ट जो है वो ये निकला। 4 साल पहले 22 मई 2020 को कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी में PIA तैयारा हादसे में 99 अफराद जाँ बहक हुए थे। 2 मुसाफिर मुआवजाना तौर पर महफूज रहे थे। वैसे उनको अलग डॉक्यूमेंट किया जाना चाहिए कि ये कैसे पॉसिबल एक्चुअली उस पे डॉक्यूमेंट्री है, बिल्कुल है। एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन जो ये पूरे हादसे पे डॉक्यूमेंट्री भी है, लेकिन हमारी रिपोर्ट अब आई है, उस डॉक्यूमेंट्री में पहले सब कुछ दिखा दिया गया है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक लैंडिंग से पहले 4 मरतबा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलट को लैंडिंग से रोका था। इन्हें बताया गया था कि तैयारे की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन 5वीं मरतबा लैंडिंग की इजाज़त दे दी गई। लैंडिंग की पहली कोशिश के दौरान दोनों पायलट्स लैंडिंग के लिए रेडी नहीं थे, लैंडिंग गियर नहीं खुल रहे थे। सो ये सारी सूरत हाल क्या स्टेप बाय स्टेप इसमें गलतियां सामने आई हैं, ये हम जानेंगे। साबिक सरबराह तहकीकाती कमेटी एक्सीडेंट एंड इन्वेस्टिगेशन टीम के हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान गनी साहब। शुक्रिया सर, उसने वक्त यू वर द वन हु इनिशिएटेड दिस इंक्वायरी, और जाहिर है इसमें दीगर लोग भी शामिल होते हैं, फ्रांस की एक टीम भी होती है, इंटरनेशनल कुछ तंजीमें हैं उनके लोग भी शामिल होते हैं। अब हतमी जो रिपोर्ट आई है इसमें आप हमें समझा सकते हैं कि कहाँ क्या क्या गलतियां हुई ड्यूरिंग द लास्ट 15 मिनट्स और 20 मिनट्स लेट्स से। जी थैंक यू वेरी मच। आपने जैसे अभी जिक्र किया, मैं स्टेप बाय स्टेप इसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। प्लीज। तो ऐसा नहीं है कि जी ह्यूमन फैक्टर जो है वो पायलट पे मलबा डाल दिया गया और उनसे हम पूछ नहीं सकते, क्योंकि जो भी ह्यूमन एरर है और जो कंट्रोलर का एरर है, जैसे इसमें निशानदेही हो रही है थोड़ी सी, तो उसके पीछे कुछ ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स होते हैं। और अगर आप बात करें पूरे सीक्वेंस की लास्ट 15 मिनट्स की, तो ये 160 पेजेस की रिपोर्ट है और इसमें काफी ज्यादा एक्सटेंसिव डिटेल्स हैं इस पूरे फ्लाइट की और इस सीक्वेंस की, जिसमें ये एरर्स ट्रिगर हुए और फिर कॉम्प्लिकेट होते रहे टिल द टाइम एयरक्राफ्ट ने गियर्स अप लैंडिंग जो है वो रनवे के ऊपर कर दी और इंजन डैमेज हो गए। लेकिन अगर आप देखें तो इसमें जो कॉज और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स लिखे गए हैं, उसमें जहां पे इन्होंने मेंशन किया है नॉन एडहेरेंस
पहला तो है कि जी फ्लाइट डेटा एनालिसिस, FDA पे अमल दरामद ना होना, कंट्रोल टावर से राबते कोऑर्डिनेशन का फुकतान, इन सब चीजों का भी जिक्र है बिल्कुल पायलट्स की। तो ये तमाम जो है इंडिविजुअल जो वहाँ मौजूद थे उनकी गलती के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशनल फेलियर्स की तरफ भी निशानदेही होती है। बिल्कुल। और इसी तरह जो CRM जिसको इसमें लिखा गया है वो उसके ऊपर भी ये हाईलाइट आइडेंटिफाई हो रहा है कि उसमें भी जो है वो उसकी। सर आम आदमी के लिए जरा समझाएंगे आप, जब हम बताते हैं कि जी 4 दफा उन्होंने इजाजत मांगी लैंडिंग की, क्या चल रहा था वहां पे एग्जैक्टली? एक जहाज लैंडिंग के करीब है, व्हाट वाज हैपनिंग जो इजाजत नहीं मिल रही थी? फिर वो जो व्हील्स हैं वो क्या खुल पा नहीं रहे थे या खोलना भूल गए थे? क्योंकि ये सवाल अब तक हैं, बड़े कॉमन सवाल हैं। एक दफा तो इन्होंने लैंड किया एयरपोर्ट पे जब लैंडिंग गियर ही नहीं था। ये मतलब ये बड़ी बेसिक चीजें हैं, इसलिए हमें समझ नहीं आ रही कि जहां एक नहीं 2 पायलट्स या कभी कभार 3 भी होते हैं, वो ऐसी चीजों को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? जी इसमें जो है वो ये चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि जहाज की हाइट भी ज्यादा थी, स्पीड भी ज्यादा थी। अप्रोच के ऊपर एक स्पेसिफिक हाइट और एक स्पेसिफिक स्पीड के ऊपर जहाज को आना चाहिए। अगर वो उस पैरामीटर्स के ऊपर नहीं है तो ATC ने उसकी वजह से उसको क्लियर नहीं किया, जो कि ठीक है। और जब उसने 4 दफा उसको कहा कि आप लैंड ना करें और आप दोबारा से अप्रोच बनाए। सर इसी पॉइंट पे आपको रोकेंगे समझने के लिए, जब 4 दफा मना कर रहा है ATC, तो क्या ये यूजुअल प्रैक्टिस होती है पायलटों की, हाँ अपनी मर्जी की हाइट और एल्टीट्यूड से लैंड कर जाना? क्योंकि जाहिर है 4 दफा वो क्यों कोशिश करेगा गलत हाइट और गलत। और साथ ही आप ये बता दें कि पायलट्स डिस्ट्रैक्टेड क्यों थे? क्योंकि डेफिनेटली ये सीजन पायलट्स थे। ये रूट कितना अनयूजुअल रूट नहीं है, मतलब आप कराची आ रहे हैं जहां सारी फ्लाइटें तो आती इधर हैं, एयरपोर्ट भी एक है। क्या डिस्ट्रैक्शन थी उधर कि 4 बार उनको बताने की जरूरत है? इज इट अ यूजुअल प्रैक्टिस कि हाँ जी हम तो पहले भी करते हैं साइड से, तो आज भी कर लेंगे? अच्छा जी, आपने 2-3 चीजें पूछ ली है। बिल्कुल कतन ये यूजुअल प्रैक्टिस नहीं है, हरगिज नहीं है। और अगर कोई जरा बराबर भी पैरामीटर से वेरिएशन होगी तो उस सूरत में उसको अनस्टेबल अप्रोच कहा जाता है और उसमें जो है वो पायलट को लैंड नहीं करना चाहिए, उसको डिसकंटिन्यू करके दोबारा से अप्रोच बनानी चाहिए। लेकिन उन्होंने इंसिस्ट किया और ATC कंट्रोलर जो है उसने 4 दफा मना किया। और अपेरेंटली जो कन्वर्सेशन है, जब उसको आपने भी सुना होगा, वो ATC की कन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग्स आजकल अवेलेबल होती हैं, तो अपेरेंटली तो ये ऐसे लगता है कि जब उसने देखा कि 4 दफा मना करने के बावजूद वो नहीं रुक रहे और वो आते चले जा रहे, तो उसने कहा कि ठीक है अगर आप लैंड करना चाहते तो कर लें। लेकिन इसमें भी टेक्निकली ATC कंट्रोलर अगर ये अल्फाज इस्तेमाल करे कि जी क्लियर टू लैंड एट योर डिस्क्रिशन, तो ज्यादा बेहतर होता। वो शायद उसने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि सिंपल उसको क्लियर टू लैंड इजाजत दे दी। दूसरी चीज ये कि क्या हो रहा था कॉकपिट में, यही जो है वो इन्वेस्टिगेशन का मेन पर्पस था। और उसमें ये चीज आइडेंटिफाइड है कि तकरीबन 10 माइल्स पे जब जहाज होता है तो उसको सब चीजें बिल्कुल सेट करके अपनी अप्रोच के लिए तैयार होना चाहिए। और उस टाइम पे तकरीबन इन्होंने लैंडिंग गियर्स को डाउन किया और लैंडिंग गियर्स डाउन हुए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और जब वो अप्रोच में आते रहे और उनकी हाइट ज्यादा थी, स्पीड ज्यादा थी, मुख्तलिफ बीप्स और वार्निंग्स जो है वो कॉकपिट में सुनाई दे सकती थी और वो उसको जो भी स्ट्रगल कर रहे थे उस वक्त, तो उस दौरान किसी स्टेज पे दोनों पायलट्स में से एक पायलट ने लैंडिंग गियर लीवर को ऊपर कर दिया और वो लैंडिंग गियर रिट्रैक्ट हो गए। उसके ज़हन में शायद ये चीज़ थी कि अब तो क्योंकि 4 दफा ATC ने हमें कह दिया है और अब हमें लैंडिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसी लम्हे ATC ने उनको क्लियरेंस दी और उन्होंने उसको फिर से दोबारा से अपना माइंड जो है वो फोकस किया कि अब हम लैंडिंग करते हैं। और अब जो है वो फॉर एग्जांपल, मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर ये चीज आइडेंटिफाई नहीं हो सकती कि वो लैंडिंग गियर लीवर किस पायलट के एक्शन से ऊपर हुआ है, तो वो अब जो है वो उन्होंने
एज्यूम किया कि जी हम तो अप्रोच के लिए सेट थे और हमने कंटिन्यू करना है, और वो कंटिन्यू जब किया तो लैंड गियर्स अब थे तो वो नहीं तो सर जमीन के करीब तो 2-3 चीजें हो जाती हैं। लैंडिंग गियर को भी चले निकाल दें, वी आर ऑब्वियसली अज्यूमिंग कि आपके पास कॉकपिट रिकॉर्डिंग, ब्लैक बॉक्स वगैरह ये सब कुछ आ गया होगा जिससे ये सब कुछ भी डिटरमिन हुआ है। ये तो डायरेक्शन भी ऑफ थी, दिस इज नॉट इवन एट द एयरपोर्ट, तो ये एयरपोर्ट से भी अलहदा हुआ है। अब दिन का वक्त है, क्लियर विजिबिलिटी है, कुछ चीज़ें तो आपको नज़र भी आ सकती हैं, तो उन्होंने इतना भी नहीं देखा कि उनका डायरेक्शन भी ऑफ है कि वो लैंड कर किधर रहे हैं? नहीं, इसमें मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर लूं कि जब पहली दफा उन्होंने अप्रोच बनाई तो वो तो रनवे के ऊपर ही जी बिल्कुल प्रिसाइज जिस तरह से आना चाहिए, मतलब नॉट एग्जैक्टली इन द मैनर के जिस तरह आना चाहिए, लेकिन बहरहाल डायरेक्शन उनकी रनवे के साथ इन लाइन थी। लेकिन जब उन्होंने टच किया तो उनके इंजन्स डैमेज हो गए और इंजन्स में से मुख्तलिफ उसके पार्ट्स टूट गए और उसमें से जो इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम है, ऑयल सिस्टम है, उसमें से ऑयल डिप्लीट होना शुरू हो गया। ये रनवे पे उन्होंने तब लैंड किया था जब उनका लैंडिंग गियर नहीं निकला हुआ था, बेली लैंडिंग थी। हाँ, पहली दफा बेली लैंडिंग के दौरान। सर वैसे मुख्तसर चंद सेकंड है हमारे पास, ये बेली लैंडिंग से पहले उन्हें आइडिया हो गया था कि हमारा लैंडिंग गियर नहीं खुला हुआ, क्योंकि उसकी वार्निंग तो कोई आती होगी ना? आती है वार्निंग्स बहुत सारी, लेकिन इसमें अपेरेंटली ऐसे लगता है कि उनको ये नहीं पता था कि वो लैंडिंग गियर्स रिट्रैक्टेड के साथ लैंडिंग कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है अगर उनको पता होता तो वो लैंडिंग ना करते, वो गो अराउंड करते और दोबारा आते। और जहाज के लैंडिंग गियर्स में कोई खराबी भी नहीं थी टेक्निकली, वो सर 3 पायलट थे, 2 थे। एक और बार जब पहली बार इन्होंने लैंड करके अपने आप को डैमेज कर लिया था जहाज, तो ये दूसरा तीसरा अटेम्प्ट किस पे करने की कोशिश कर रहे थे? व्हाट डिड दे एक्सपेक्ट कि ये लैंड अब करेगा किस तरह, जिसका पूरा ये सिस्टम ही खराब हो चुका है? हाँ, ये जो है ये इम्पोर्टेंट चीज है बिल्कुल। और जब वो बेली लैंडिंग के बाद इंजन डैमेज हो गया और उन्होंने टेक ऑफ किया, तो इस सूरत में अगर उनको फौरन एहसास होता और उनको समझ आती कि क्या सूरत हाल है, तो वो वहीं उसी रनवे जहां से वो टेक ऑफ कर रहे हैं वहां पे 90 to 70 टर्न होता है, या आप टीयर ड्रॉप या राउंड अबाउट टर्न करके वापस उसी रनवे पे लैंड करते। और उनके पास इंजन के अंदर थोड़ी सी पावर थी, इंजन जो शट डाउन हो गए इन फ्लाइट, वो उन्होंने थोड़ा सा आपको टाइम दिया था, जिसमें डैमेज के बाद जाहिर है उन्होंने टेक ऑफ किया, वो इंजन की पावर से टेक ऑफ किया, फिर उन्होंने थोड़ा सा क्लाइंब किया, वो इंजन की पावर से क्लाइंब किया, फिर 1 by 1 दोनों इंजन शट डाउन हो गए, क्योंकि वो दे वर डाइंग, खत्म हो रहे थे इंजन। अब ये जो चंद सेकंड और चंद मिनट थे, इसमें अगर वो फौरन वापस आना चाहते तो शायद आ जाते, लेकिन उन्होंने टेक ऑफ के बाद एक नॉर्मल पैटर्न बनाने के लिए इजाजत मांगी। फिर जब उन्होंने देखा कि वो तो हाइट मेंटेन नहीं हो रही। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। एक सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हुए, बहुत सी वार्निंग्स को भी, क्योंकि अगर आप एयरपोर्ट की सीसीटीवी फुटेज देखें तो वो जो लैंडिंग, इनिशियल लैंडिंग जो की थी रनवे पे, उसमें से इतने स्पार्क्स, इतनी आग लग रही थी कि इट्स अ वंडर कि उन्होंने दोबारा कैसे सोचा कि हम कोई लैंड करने की कोशिश करें। नॉट हैव एन आइडिया। अभी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। जी गुज़श्ता रोज़ लाहौर के इचरा बाजार में खातून को दौरान शॉपिंग एक गलत फहमी के बायस लिबास के डिज़ाइन की वजह से तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम का सामना करना पड़ा। खातून मुश्तइल हुजूम में खुद को बचाने के लिए दुकान में महसूर हो गईं। इससे पहले कि मामला हाथों से निकलता, पंजाब पुलिस की एक बहादुर खातून पुलिस ऑफिसर ASP गुलबर्ग शहरबानो सैयदा शहरबानो नकवी बर वक्त कार्रवाई करते हुए पहुंची। सूरत हाल को न सिर्फ बिगड़ने से बचाया बल्कि अफाम तफहीम से ही काम लिया जा सकता है ऐसे मामलात में, और वो उन्होंने बेहतरीन अंदाज में ना सिर्फ ये अब्दुल्ला, उसके बाद खातून को इस हजूम से, इस मुश्तअल हजूम से बाहिफाजत निकालना भी मुमकिन उन्होंने बना दिया। और बाद में खुद मकामी उलमा ने इस बात की तस्दीक की कि पूरा वाक़या गलत फहमी पर मबनी था। खातून के लिबास पर आम अल्फाज प्रिंटेड थे, कुछ और प्रिंट नहीं हुआ था, लेकिन इसके बावजूद खातून को पुलिस स्टेशन में उलमा के सामने वीडियो पैगाम में माफ़ी मांगनी पड़ी। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर अशरफी ने खातून को हरासा करने की शदीद मजम्मत करते हुए माफ़ी को बिला जवाज़ करार दिया। उनके अलावा सीनियर सियासतदानों ने शोबिस समेत ज़िंदगी के दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली
शख्सियात ने भी खातून के साथ पेश आने वाले वाक़े को शर्मनाक करार दिया। अच्छा, ना सिर्फ इस वाक़े को शर्मनाक करार दिया जा रहा है बल्कि इस खातून पुलिस अफसर की बेइंतहा तारीफ की जा रही है और हम भी इन्हें दोनों हाथों से लिटरली सलूट करना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने मुतअद्दिद वाक़यात ऐसे देखे हुए हैं जहां पुलिस अगर बर वक्त पहुंच भी जाए तो नहीं उस शख्स की जान बचाने में कामयाब होती, चाहे वो श्रीलंकन शहरी वाला मामला हो या दीगर वाक़यात हो। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक औरत ही थी जो इस हुजूम में बहादुरी का मुजाहरा करते हुए इस औरत को वहां से बचा के ले आई। सिचुएशन आप देखें कि उसने उस औरत को किस तरह निकाला है इस लेडी पुलिस ऑफिसर ने। ये एक सेंसिटिविटी ऑफ द सिचुएशन, एक बिल्कुल जबरदस्त स्मार्ट तरीके से उस हुजूम को हैंडल करना, जो कि दैट वाज द कॉल ऑफ द मोमेंट एज वेल, और फिर इस खातून को वहां से अच्छा, और बाद में जो वीडियो आई जिसमें इस खातून भी ज़ाहिर माजरत कर रही हैं, ऑल्दो सब मान रहे हैं कि गलतफहमी थी, ऐसा कुछ नहीं था जिसका इल्ज़ाम उन पर लगाया जा रहा था, वो भी सेंसिटिविटी ऑफ द सिचुएशन ही है मेरा ख्याल है। वो भी एक स्मार्ट मूव है, क्योंकि उस वक्त अगर आपने मामले को रफा दफा करना है तो यही तदबीर उन्होंने बेहतरीन समझी जो कि काम भी कर गई। और लेट्स सी कि अब आगे क्या होता है कि हमारे यहाँ जिस तरह से लोगों को ये एक हरास करने का वाक़या ही हम कहेंगे, और अगर गलत और झूठे इल्ज़ाम या गलत फहमी की बुनियाद पर इल्ज़ाम लगाना इतना आसान है, तो इस मामले को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। माजी में इसको रोकने की कोशिश करने के लिए कानून साजी भी करने की कोशिश की गई लेकिन फिर रुक गई। कानून साजी तो बात की बात है, लेकिन एक डिस्कोर्स जरूर डेफिनेटली इस पे होने चाहिए, एक पब्लिक डिबेट होनी चाहिए, क्योंकि ये तो आम आपको ना भी पता हो कि आपने क्या पहन ली है या क्या कह दी है, कोई भी गलत फहमी जो है ये अराइज हो सकती है। अच्छा, इन खातून पुलिस ऑफिसर के हवाले से आपको बताएं कि ये हमारी मेहमान भी रह चुकी हैं। ये हमारी मेहमान भी जियो पाकिस्तान में रह चुकी हैं, और ये वही खातून पुलिस ऑफिसर हैं जिनकी कोशिशों से गुज़िश्ता बरस पुलिस से रिटायर होने वाले कुत्तों और घोड़ों को जहर के इंजेक्शन देकर मारने के कानून में तब्दीली ये लाई थी। इनकी वजह शी स्पेयर हेडेड दैट कैंपेन, और कमेंडेबल बात है जब आप देखते हैं ना कि किसी ने इतनी सेंसिटिवली जानवरों की भी रखवाली की है, तो फिर आप देयर इज अ लॉट ऑफ, मैं तो कहूंगी एक हिम्मत भी है वैसे उस हुजूम में जाके। बिल्कुल हिम्मत का काम है, अब बहुत बड़ी बात है। अब इनके लिए ज़ाहिर है पुलिस के महकमे की तरफ से भी कायदे आज़म पुलिस मेडल के लिए इनका नाम रिकमेंड किया जा रहा है इस ज़बरदस्त कारनामे पे। जो हम बात कर रहे थे कि चलिए एक वाक़या हो गया, और भी वाक़यात होंगे, लेकिन उन लोगों पे कोई कदगन लगेगी या उनकी कोई रोकथाम होगी या उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी जो किसी भी शख्स पे झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं, गलत इल्ज़ाम लगाते हैं, गलत फहमी की बुनियाद पर बिना सोचे समझे इल्ज़ाम लगाते हैं। इसके लिए कानून साजी की कोशिश की गई थी 2018 में, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो कानून साजी रुकवा दी थी। यहाँ पर ये कहना ब्लैक एंड वाइट में बयान करना, मेंशन करना बेहद ज़रूरी है। अच्छा जी, ये साथ साथ आपको कुछ हम ट्वीट्स हवाले से दिखा रहे हैं, कुछ शोबिस पर्सनालिटीज़ ने भी ट्वीट किए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ट्वीट भी वही कर सकता है जिसमें थोड़ी सी हिम्मत हो, क्योंकि मैटर इतना सेंसिटिव है। ये सजल अली हमारी पॉपुलर एक्ट्रेस हैं, उन्होंने ये पोस्टर लगाया था इनकी ASP शेरबानो नकवी की तस्वीर के साथ। साथ ही आपको बता दें कि मरियम नवाज़ का पुलिस ऑफिसर ASP शेरबानो नकवी को खराज तहसीन उन्होंने पेश की है, और उन्होंने कहा है कि ASP गुलबर्ग शेरबानो ने बहादुरी, अक्लमंदी, फर्ज शनासी का मिसाली मुजाहिरा किया है। नो डाउट, मतलब जो उस वक्त टेंस सिचुएशन बन गई थी, जिस खूबसूरती से शेरबानो ने इसको टैकल किया है, उसकी लिटरली कोई ऐसी मिसाल हमारे पास नहीं है। कितना ज़रूरी है हुमा पढ़ी लिखी ख़वातीन का पुलिस के महकमे में इंडक्ट होना, ये एक और एग्जाम्पल है उसकी। अच्छा, अभी हम बता रहे थे आपको कि 2018 में किस तरह से गलत इल्ज़ाम वाले का मवाख़ज़ा करने के लिए कानून लाने की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस कानून के खिलाफ पेश थी, उनकी वजह से ये बिल नहीं आगे बढ़ सका। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है जो इस पुलिस अफसर के खिलाफ भी सोशल मीडिया पर भरपूर कैंपेन चला रही है, और इस सारे वाक़यों को ड्रामा करार देकर ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि इससे
पुलिस का इमेज बेहतर करने बेसिकली कहा यह जा रहा है इन अ नटशेल, अगर आप सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स भी देखें तो ये पंजाब पुलिस ने खुद एक ड्रामा रचाया है ताकि उनकी कोई बेहतर कारकर्दगी जो है वो सामने दिखाई दे। मतलब इट्स वेरी एविडेंट, मेरा ख्याल है कि कोई देख भी ले तो उसको समझ आ जाएगा। टॉकिंग ऑफ पीटीआई, आपको बताएं कि इलेक्शन 2024 के बाद तहरीक इंसाफ में बहुत कुछ बदल गया है, और अगर कुछ नहीं बदला तो वो है पार्टी की अंदरूनी लड़ाइयाँ और मैं ना मानूं वाला जो एक होता है ना, एक एटीट्यूड, रवैया, वो भी आपको बिल्कुल नज़र आएगा। माजी की हरीफ जमातें आज मिलकर हुकूमत बना रही हैं, मगर तहरीक इंसाफ ने बदस्तूर सोलो फ्लाइट पकड़ रखी है, और सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात होने के बावजूद वो इस पोजीशन में नहीं कि अपने सियासी एजेंडे पर अमल करवा सके या अपने करोड़ों वोटर्स को बेहतर हालात की कोई उम्मीद भी दिला सके। दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि पार्टी रहनुमाओं में हम आहंगी का फुकदान तंजीमी और कमज़ोर फैसला साजी को जाहिर कर रहा है, और बानी पीटीआई के IMF को ख़त लिखने के बयान पर पार्टी के अपने अंदर इब्हाम पाया जाता है। बहुत ही अजीब और गरीब वो बात थी, मेरा ख्याल है कि वो पार्टी के फॉलोअर्स को भी वैसे आगे चलकर भारी पड़ेगा ये खत लिखने वाला मामला। अगर अक्सर लोग ऐसे इसको दानिशमंदाना नहीं समझते, लेकिन बाज़ लोग समझते भी हैं। पार्टी रहनुमा भी एक दूसरे से उलझते रहते हैं। शेर अफजल मरवत भी आपके सामने ही है। एक दिन चेयरमैन पीटीआई गौहर अली खान को हटाने की वजह उन नाकिस परफॉर्मेंस करार देते हैं, अगले दिन उन्हीं के गले मिलते पप्पियाँ करते नजर आते हैं। एक दिन इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तारीख का ऐलान होता है, अगले रोज़ इलेक्शन मुलतवी करके कोई और तारीख दी जाती है। खबर आती है कि बैरिस्टर अली ज़फ़र अपने चेयरमैन होंगे, कुछ देर बाद अली ज़फ़र ओहदा कबूल करने से इनकार करते हैं। पीटीआई के अपने वोटर्स के साथ आम पाकिस्तानी भी तहरीक इंसाफ की बाजी सियासी हिकमत अमली का मुंतज़र है, लेकिन शायद क्योंकि ज़ाहिर है वो फ़ैन क्लब इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको कुछ भी कर लें, चाहे यही कैंपेन क्यों ना कर लें। इस पुलिस अफसर की, शहरबानो नकवी साहिबा की जब अक्रॉस द बोर्ड तारीफ हो रही है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं वो सोशल मीडिया पर ये एतराज़ अब उठा रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात में चूंकि इन्होंने पीटीआई की खवातीन के साथ बदसलूकी की थी, वो अच्छा इमेज दिखाने के लिए अब इनकी तारीफ क्यों करें। 9 मई के वाक़यात रियासत पाकिस्तान पर हमला थे, छावनियों पर हमला थे, कोर कमांडरों के घरों पर हमला थे। दुनिया की कोई भी रियासत होती तो उसके मुजरिमों को उसी तरह अच्छा, इस सारे मामला पे अब हमने जरा नजर डालनी है। रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर वलीद इकबाल हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सेनेटर साहब, बड़े मुश्किल हालात हमने देखे हैं और पीटीआई ने डेफिनेटली देखे हैं। 100 तरह की मुश्किलात का सामना करते हुए तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन लड़ा और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने नतीजा भी देखा, तो करोड़ों वोटर्स ने आपको सपोर्ट किया, लेकिन पार्टी के बड़े खुद आपस में लड़ पड़े। तो फलां को फलां कबूल नहीं, तो फलां का फलां के साथ गुजारा नहीं, अजीब व गरीब किस्म की बातें हो रही हैं। तो क्या वोटर्स को इससे मायूसी नहीं होगी आपके ख्याल में? बिल्कुल नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी के बड़े से आप मतलब क्या है जी, मुझे तो समझ नहीं आई है कि पार्टी एक दूसरे से लड़ पड़े। मैं तो ये समझता हूँ कि पार्टी के एक ही बड़े हैं, वो हमारे बानी चेयरमैन हैं, और उनके कद में हर रोज़ इजाफा हो रहा है। जितनी देर वो कैद हैं, जितनी देर ये बोगस मुकदमात चलते रहेंगे, और जिस तरह से इलेक्शन से कबल एक बिजली की तेज़ी से फैसले हुए और इलेक्शन पिटिशंस के ऐसे फैसले हों तो फिर मज़ा आए ना। लेकिन बहरहाल उसका एक रद्द अमल सामने आया, और जिस तरह से एक लहर आई वोटर्स की, उसने तमाम उन पीटीआई मुखालिफ मंसूबों को खाक में मिला दिया। आपके बकौल ये बड़ों में कोई आपस में लड़ाई हो रही है, ये चाय की प्याली में एक तूफान है। असल इश्यूज जो हैं वो कुछ और है। ये तो छोटी छोटी बातें हैं जिन पे इतने बड़े चैनल को तवज्जो भी नहीं देनी चाहिए। फरीद साहब, होपिंग के चले एक्स तो किसी आपने वीपीएम के थ्रू कनेक्ट कर लिया होगा और देख लिया होगा कि बड़ों से हमारी क्या मुराद है। जहां मरवत साहब जो है वो गौहर साहब को, जो कि इस वक्त चेयरमैन पीटीआई हैं, उनको ये कह रहे हैं कि इनकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से इनको हटा दिया गया। अगले दिन वो आ जाते हैं, कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं हुई। लगता है ये आप की नज़रों से ये चीज़ें नहीं गुजरी। लेकिन एक बात दुरुस्त है कि हाँ, आपके वोटर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप किसी भी चीज़ से। अब ये बता दीजिए वलीद साहब कि आपकी पार्टी के अंदरूनी मामलात सेट हो नहीं पा रहे हैं। आप चाहे आप माने या ना माने, पंजाब और सिंध की हुकूमतें बन गई हैं, वज़ीर आला भी आया ही चाहते हैं, पंजाब में भी आज हलब हो जाएगी वोटिंग। कैसे चलेंगे आप लोग बाकी हुकूमतों के साथ? वफाक में आप लोग असम्बली में आएंगे या सड़कों पे एजुटेशन भी जारी रखेंगे जो रिवायत रही है? खैबर पख्तूनख्वा किस तरह काम करेगा विद द रेस्ट ऑफ द वफाक की इकाइयों और वफाक?
जी, हमारा मौक़िफ़ जो है इस इलेक्शन के बाद और इस जो खुली वारदात हुई है हमारे अवाम के मैंडेट पर, वो हमारा मौक़िफ़ ये है कि हम पार्लियामेंट में और सूबाई असम्बलियों में और उसके अलावा भी हर तरीके से कानून और आइन में जो पुरअमन और गैर मुसल्लह इज्तिमा और एहतजाज का वादा है, जो हमारे आइन में गारंटी है एक बुनियादी हक की, हम उसको बरूए कार लाएंगे और इस जदोजहद और इस मुज़ाहमत को जारी रखेंगे। बाकी अगर कोई और अफराद की आप कोई टूट फूट की बात कर रहे हैं तो मैं फिर से कहूँगा वो चाय की प्याली में एक तूफ़ान है, और वो सियासी मुसाबकत तो हर जगह और हर तरफ होती है, और हर मुसाबकत या वो एक कम्पेटिटिवनेस या रकाबत जो है वो हर शोबे और हर फील्ड में होती है, और मैंने अपने तजर्बे में देखा है कि सियासत में वो सबसे ज़्यादा होती है। असल जो हमारी पार्टी का मौक़िफ़ है और हमारी पार्टी की जदोजहद जो है और हमारी पार्टी का जो नज़रिया है, उसके जो अलमबरदार हैं वो हमारे बानी चेयरमैन हैं, और उनके अलावा जो है वो कोई और मैटर नहीं करता, कोई अहमियत नहीं है। ये चलती रहेंगी, ये रोज़ की बातें हैं और हर पार्टी में होती। अच्छा, चलें आगे फिर एक और बात कर लेते हैं। कौमी असेंबली का इजलास एक आईनी तकाजा है और सदर अलवी एक बार फिर हमें नजर आ रहा है कि पार्टी की लाइन पर चलते हुए इजलास बुलाने से गुरेजा हैं। आपकी नज़र में सदर साहब का स्टैंड दुरुस्त है या स्पीकर पंजाब असेंबली की तरह उन्हें बड़ा दिल दिखाना चाहिए, कम से कम इजलास तो बुला लें? मतलब ये तो एक उनका काम है एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड नॉट एज इन एन एफिलिएशन टू एनी पार्टी। मुझे इसके बारे में तफसीलात कोई ऐसे मुयस्सर नहीं है कि कोई समरी मूव हुई है जो कि सदर के पास गई है। मैं तो ये देख रहा था शायद के अखबार में ही कि वो करतारपुर गए हुए थे, वो आएंगे और वो कानून और आइन के जो हवाले से उनकी जिम्मेदारियां हैं उनको उसका अच्छी तरह से एहसास है। कानून और आइन की अहमियत क्या रही है पिछले 1-1.5 साल में, वो तो हमने देख लिया ना कि एक सूबाई असम्बली तहलील हो तो 90 दिन में इलेक्शन होना होता है। 2 असम्बलियाँ तहलील हुई, कोई इलेक्शन नहीं हुआ। फिर कौमी असम्बली की तहलील के भी 90 दिन बाद इलेक्शन होना होता है, बाकी असम्बलियों के भी कोई 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुआ। मुझसे ये सवाल कर रहे हैं, सदर पाकिस्तान को ललकारा जा रहा है कि वो अपना आइनी फरीज़ा पूरा नहीं कर रहे हैं या पूरी तरह से नहीं कर रहे। बाकी आइनी इदारों ने कैसे कोई उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, उनकी जो कारकर्दगी है वो आसमान को छू रही है। सिर्फ एक ही शख्स जवाबदेह है और उसका नाम सदर पाकिस्तान है, जब हर एक ने एक यके बाद दीगरे पिछले 1.5 साल से आइन की और कानून की और हर चीज़ की धज्जियाँ उड़ाई हैं। तो ये बात बहरहाल मैं तो ये भी कहता रहा हूँ, जब ये हुआ था शुरू में ही, मैं पिछले 1 साल से ये कह रहा हूँ कि ये गले पड़ेगा, पॉलिटिकल क्लास उसके साथ खड़ी हुई आके, ये आइन की जो पामाली थी उससे। तो ये बातें जो हैं ये बहरहाल आइन और हमारे कानून बस कागज़ के ऊपर वो स्टैचूट बुक्स पर ही हैं, अपनी मर्ज़ी से लोग अमल दरामद उस पर करते हैं, जब नहीं होता दिल तो नहीं करते। बहरहाल मुझे तसल्ली है कि डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं आइन के तकाजे पूरे करेंगे, बावजूद इसके कि किसी और ने कोई कसर नहीं छोड़ी आइन की पामाली और उसकी आइन शिकनी करने और उसकी धज्जियाँ। आपने बिल्कुल सही बात की है कि सारे अपनी मर्जी से जिसने करना होता है आइन के तकाजे पूरे करते हैं, जिन्होंने नहीं करना होता नहीं करते। लेकिन आपसे तो हम आप ही के पार्टी के बंदे की बात करेंगे ना, तो प्रेसिडेंट अलवी की हम आपसे बात करेंगे और जहां बाकी काम नहीं कर रहे हम उनकी पार्टी से बात करेंगे। सो वी क्वेश्चन एवरीबॉडी। मगर सीम्स लाइक जब ये आर्गुमेंट है कि जब अपनी मर्जी कर रहे हैं तो हम भी अपनी मर्जी करेंगे, ये है। बट अदरवाइज निगरान हुकूमत से अभी हमारी ड्यूरिंग द शो भी मेरी एक कुछ वज़रा से गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा जी अगर पहले बुला लिया गया तो ठीक है, अगर अदरवाइज 29 को कौमी असम्बली का इजलास होकर ही रहेगा। वेलकम बैक जी। और बहुत सी तंजीमें हैं जो ख़वातीन में सेहतमंदाना सरगर्मियाँ उजागर करने के लिए काम कर रही हैं, और ऐसी एक तंजीम है बॉर्न टू रन पाकिस्तान। और 3 मार्च को कमिंग वीकेंड पे इनकी ख़वातीन की पावर रेस होने वाली है। ये 4थी पावर रेस है, एज इन मुसलसल 3 साल से कर रहे हैं। दिस वुड बी द 4th वन, जिसमें हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन शिरकत करती हैं। अब ये रेस है या सिर्फ रन है, ये भी हमने फाइंड आउट करना है ना। वो रन तो रेस तो एक मुकाबला हो जाता है, और रन ब्रिंगिंग अटेंशन टू अ कॉज है। हमें ज्वाइन किया सोहेल सरदार साहब ने, जो कि फाउंडर हैं बॉर्न टू रन।
साथ ही हैं इस्मा खान हु इज द ब्रांड एम्बेसडर और साथ ही बिहेवियर एनालिस्ट भी हैं। ये ऑटिस्टिक बच्चों के लिए एक सेंटर चलाती हैं आई केयर के नाम से। अलेना भुट्टो भी हमारे साथ हैं हु इज आल्सो एन फैशन इन्फ्लुएंसर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले सोहेल आपसे पता कर लेते हैं ये आइडिया कहाँ से आया भाई? ये आइडिया दिमाग से आया और तो हमने ये स्टार्ट किया था 2021 में। तो उस टाइम स्पॉन्सर कोई नहीं थे, तो हमने एक नया कॉज किया कि यार पाकिस्तान में मेंस के लिए तो सब कुछ होता है, वुमेंस के कुछ नहीं होता, ठीक है। तो फिर वहाँ से जब मैंने पहला इवेंट कराया तो उसमें 30-40 वुमेंस आई। फिर उसके बाद ये आइडिया लोगों को क्लिक किया और फिर अब ये हर ईयरली इवेंट होता है। तो यानी टोटल अटेंशन लाने के लिए कि ख़वातीन की जो सरगर्मियाँ होती हैं, वरना रेसिंग ग्रुप्स वगैरह तो हमने अब देखे हैं, काफ़ी सालों से हम कराची में देख रहे हैं कि हैं। देखिए हमारा जो ग्रुप का जो एम है रन फॉर योर हेल्थ। इस दौर में अगर कोई अपने लिए 15 मिनट भी निकालता है ना, और ये साल में एक ही दफ़ा निकालने होते हैं या बाकी साल भी आप लोग कुछ? नहीं, हम लोग क्या करते हैं कि मैं पिछले 7 साल से आई गिव अ फ्री रनिंग ट्रेनिंग एट जमजमा पार्क थ्राइस अ वीक। वंडरफुल, दैट्स सो नाइस। तो पाकिस्तान में रोड रनिंग कॉन्सेप्ट बॉर्न टू रन पाकिस्तान लेके आया था। इस्मा खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस्मा, आप ज़बरदस्त काम करती हैं अदरवाइज ऑटिस्टिक बच्चों की मदद एज एन अपनी इदारे के तहत करने के अलावा। तो ये रनिंग का शौक़ आपको कब से डेवलप हुआ? तो मैं तकरीबन 4 साल से बॉर्न टू रन के ग्रुप में हूँ और मैंने रनिंग कोविड में शुरू किया था। तो मुझे भागना, स्पोर्ट्स, बैडमिंटन, ये सारी चीज़ें पसंद थी, लेकिन जब कोविड हुआ सब कुछ बंद हुआ। तो फिर मैं रोड पे चलती थी अपनी अम्मी के साथ सी व्यू पे, फिर पार्क्स खुल गई तो पार्क्स में मैं थोड़ा भागती थी। फिर मैं मिस्टर सोहेल सरदार से मिली और उन्होंने देखा कि मुझे भागना पसंद है, तो उन्होंने बोला हमको ज्वाइन करें। तो फिर सिंस देन मैं उस वक्त तो 2-3 किलोमीटर भी नहीं भाग सकती थी, और वहाँ से लेकर अब मैं 21 किलोमीटर्स मैंने 6 दफ़ा किए हाफ मैराथन। हैव यू बीन अ पार्ट ऑफ एनी ऑफ द मैराथन्स आल्सो जो आजकल कराची में काफी हाफ मैराथन? जी अभी वो एक हुई थी एसओपी की, जो वहाँ हम सब थे, और काफ़ी इवेंट्स जो होते हैं हम ज़्यादातर वहीं होते हैं। लवली, व्हाट अ नाइस कॉज टू बी अ पार्ट ऑफ। अलेना, आप बताएं आपने कैसे, मतलब फैशन एंड रनिंग, मतलब हाउ डज दैट? For fashion you have to stay fit as well and take care of your health. तो फिर तो आपने भागना होगा। 100%. So this was the main reason that I started running, and it's going well. It's been more than a year, more than 2 I guess, 2 years. Yeah. और सरदार ने हमें ट्रेन किया है, और मैंने भी When you say train किया है तो कैसे ट्रेन किया? ट्रेनिंग बेसिकली व्हाट वी डू इज़ कि हमें रूटीन में से थोड़ा टाइम निकाल के हमें शो अप करना पड़ता है फॉर द रन, और वो हमें बताते हैं कि इतने डिस्टेंस, जैसे संडे हम लोग करते हैं विच इज़ आवर लॉन्ग रन्स, तो उसमें हम अपना सारा टारगेट डिस्टेंस अपना फिनिश करते हैं, और उससे हम अपना कभी डिस्टेंस इंक्रीज करते, कभी पेस पे काम करते, कभी ब्रीदिंग पे प्रैक्टिस करते हैं। तो इस तरह से हम ये पूरी साइंस है, मतलब हम कहते हैं ना कि उठ के भाग पड़ो। अब जैसे मैं आपको एक मजे की चीज़ बताऊँ, जैसे अलामा है, व्हेन शी जॉइंड, सो इनके पाँव में स्क्रू भी लगा हुआ है, तो इनको लगता नहीं था मैं ज़िंदगी में भाग सकती हूँ। तो मैंने इनको बताया कि हाउ स्ट्रांग यू आर। वाओ, ओके। तो ये हमारा ये काम है कि लोगों को बताना कि जस्ट कम, इट डजंट मैटर कि आपका स्टेमिना कितना, वेट की, जस्ट कम, हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, ये हम बताते हैं लोगों को। ये बहुत अच्छी आपने बात की, क्योंकि कुछ लोग बहुत चीज़ों से अपने आप को डिटर कर लेते हैं, डर जाते हैं कि मेरा वेट इतना ज़्यादा है, मैं कैसे भागूंगी, मेरे बच्चे हैं, मैं उनको किधर छोड़ के आऊँगी। मतलब आप करने को आए तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। स्ट्रेंथ क्या है अब तक आपके इस ग्रुप में, बॉर्न टू रन में कितनी? देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्रुप है, और कोई भी इवेंट होता है हमारी फीमेल सबसे ज़्यादा होती हैं, मेल्स भी फीमेल्स भी, ठीक है। और दूसरा हमारा जैसे अब इवेंट हो रहा है वुमेन पावर रन, तो हमारा स्लोगन है नथिंग इज फ्री दीज डेज एक्सेप्ट बॉर्न टू रन पाकिस्तान। हमारे इवेंट के कोई चार्जेस नहीं होते। अच्छा, यानी लिटरली फ्री है, टोटल फ्री है, कुछ सिर्फ दुआएं चाहिए बस। जबरदस्त जबरदस्त। लेकिन कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, क्या कितने 100 खवातीन होंगी, लड़कियां होंगी? ये टारगेटेड है 500। हाँ, इंशाल्लाह आई कैन डू दैट। और अभी तक आपके इसके बॉर्न टू रन में लोग रजिस्ट्रेशन है कैसे? जो दोस्त वो वाचिंग दिस राइट नाउ क्या करें? सिर्फ जस्ट बस पहुंच जाएं नहीं, किस पॉइंट पे? मैसेज ऑन द नंबर। अच्छा, ये हमारे पेज है बॉर्न टू रन पाकिस्तान, वहाँ करें, और आप रजिस्टर होंगे, आपको टी शर्ट भी फ्री मिलेगी, आपको बैग भी फ्री मिलेगा, आपको कॉस्मेटिक्स भी, ईच एंड एवरीथिंग फ्री आपके घर पे। फिर बेसिकली रजिस्टर करना बहुत जरूरी है। आप सिक्योरिटी सेफ्टी भी एक चीज होती है, यू शुड नो हूज कमिंग इन हूज नॉट। जबरदस्त। अलाइमा, डू यू सी, यू नो, ये आपको लगता है कि हमारी ख़वातीन में पर्टिकुलरली फिटनेस या हेल्थ से मुताल्लिक अवेयरनेस बढ़ रही है, या उसी सतह पे जो कई साल पहले थी?
हमें ये लगता है कि आज की माँ पर्टिकुलरली अगर देख लें, हमारी अम्मियाँ शायद उतनी कॉन्शियस नहीं थी, लेकिन आज की माँ अपने लिए वक्त निकालती हैं, टाइम भी निकालती हैं, भागती भी हैं, वर्कआउट भी करने की कोशिश करती हैं। वेरी ट्रू। आई थिंक इट्स अ वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपने अपना वर्कआउट अपनी पूरी लाइफ इस तरह से बैलेंस करनी है कि वे यू हैव टू वर्कआउट एंड ऑल्सो यू हैव टू बी योर मदर, योर डॉटर, योर समवन्स वाइफ, सो यू हैव टू प्ले ऑल दीज रोल्स, और उसके साथ साथ आपने वर्कआउट भी करना है, उसके साथ आपने अपने आप को हेल्दी भी रखना है, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट द वेट कम या ज़्यादा, इट्स जस्ट अबाउट बीइंग हेल्दी, और उस हिसाब से। How interesting is that कि आप एटलीस्ट कोशिश करें, इनिशिएटिव लेने वाली बात है। इट वॉज द सेम फॉर यू इस्मा, मतलब आपने बताया कि आप वॉक वगैरह तो कर ही रही थी, लेकिन ये ज़्यादा सीरियस लेवल हो गया। हैव यू बीन एबल टू रिक्रूट other girls? And you aim for 42 kilometers again? That is the goal, inshallah. Well, here's the thing. I mean, running is a thing कि रनिंग एक चीज़ होती है कि आपकी काफ़ी मेंटल ब्लॉक हो सकती है, क्योंकि आप भाग रहे हैं और आप थक जाते हैं, फिर आप सोचते हैं कि मैं क्यों आगे बढ़ूँ, मैं क्यों आगे जाऊँ, बट फिर आप माइंड बना के करते हैं ना, तो इट्स ऑनेस्टली इट्स माइंड ओवर मैटर। अब मैंने जब 21 किलोमीटर्स की थी, 19 के बाद 2 घंटे तो गुजर गए थे, और मैं सोची हूँ कि मेरे टांगे के जो हिल रहे हैं, मुझे पता नहीं हो रहा है क्या हो रहा है, सुन हो जाते हैं और आप बस चलते जाते हैं, फिर एंड पे पहुँच के आपको पता होता है कि आपने पूरी की है। लेकिन ऑनेस्टली ऑल्सो मेरे लिए रनिंग मैं खुद ही एक थेरेपिस्ट हूँ, तो रनिंग मेरे लिए एक थेरेपी है। और एंड ऑनेस्टली जब से मैंने शुरू किया है, मैंने देखा है कि जो लोग भागते हैं, जो लोग फिटनेस में होते हैं, एक डिसिप्लिन, एक रूटीन में आप आते हैं कि मैं हर सुबह 7 बजे भागती हूँ सी व्यू पे या पार्क पे, और ऐसे मेरा दिन चलता है कि आई फील गुड कि मैंने सुबह को वर्कआउट किया है। आपकी अचीवमेंट है ना, एक आपने यू हैव सेट योरसेल्फ अ गोल, अ टारगेट, एंड यू डू इट, तो वो वैसी फिजिकल एक्टिविटी, सनलाइट, एक्सरसाइज, भागना आपके जिस्म में ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जिससे आप बेहतर महसूस करते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन का खात्मा सोहेल एक दफा फिर बता दें ये कब है, ताकि हम अनाउंस कर दें। यू हैव टू ये है 3 मार्च को सुबह 6:45 पे वी हैव टू गैदर वो देयर DHA फेज 8 में HMR, और जस्ट कम एंड मैसेज है वर्ल्ड को कि पाकिस्तान में वुमेन्स आर वेरी स्ट्रांग, दैट इज द मैसेज। जबरदस्त। 3 मार्च को तैयारी पकड़ लें सारी खवातीन। पाकिस्तान के फेसबुक पेज वगैरह पे आप इन लोगों से राब्ता कर सकते हैं। सोहेल, इस्मा एंड अलाइमा, थैंक यू। अलाइमा सही बोला आपने, सही बोला ना, एम ही लिखा हुआ था। भाई अलाइमा की पहले आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए आज थोड़ा सा डिस्टॉर्शन थी, तो अलाइमा से हम आखिरी एक और सवाल करेंगे। हाँ, आपकी आवाज अलाइमा, आप क्या कहना चाहेंगी? आप हाउ डू यू आल्सो प्लान फॉर 42 किलोमीटर? 21 किलोमीटर की करने का सोच के मतलब थोड़ा सा खौफ आता है, लेकिन कितने अरसे में इतना स्टेमिना डेवलप होता है? मैंने फर्स्ट 10 किलोमीटर्स किया था, वो मैंने 7 मंथ्स की ट्रेनिंग के बाद किया था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा केयरफुली करना पड़ता है और थोड़ा ग्रेजुअली पेशेंस के साथ, क्योंकि आई कांट लाइक साइन अप फॉर रेस, आई हैव टू प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर हाफ लाइक फॉर मंथ, और उससे ज़्यादा फिजिकली प्रिपरेशन से ज़्यादा मेंटली प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी होती है फॉर मी स्पेशली, कि आई हैव टू टेल माई सेल्फ दैट आई हैव टू डू इट, क्योंकि अगर आप बोलते रहते ना कि अपने आप को कि आई हैव टू डू इट, देन यू कैन रीच योर गोल। Exactly, 100%. ये affirmations का फायदा होता है आपको लगता है? very much. भाई ये हमारे सामने एग्जांपल्स हैं, मतलब सोच के 42 किलोमीटर कौन स्टार्ट करेगा, लेकिन 1, 2, 3 इस तरह तो स्टार्ट किया, मतलब कदम भी तो ले ही रहे हैं, 5 से तो शुरू कर ही सकते हैं, और 5 के लिए मतलब जिम भी जाते हैं, अगर आप थोड़ा 3 मार्च को पहुंच सकते हैं। 5 किलोमीटर भी इस दौर में अगर कोई टाइम निकालता है ना अपने लिए, तो मेरे ख्याल में वो मैराथन के बराबर ही। वंडरफुल जी, बेहतरीन, बिल्कुल। सोहेल सरदार, इस्मा खान एंड अलाइमा भुट्टो, थैंक यू गाइस फॉर बीइंग विद अस, और तमाम खवातीन जो हमें सुन रही हैं कराची में अगर और इर्द गिर्द मौजूद हैं तो 3 मार्च को सीवीयू जा सकती हैं। सो या ब्रेक लें, वापस आ रहे हैं थोड़ी देर। गुड मॉर्निंग। पंजाब असम्बली आपको लिए चलेंगे, जहां पर आज वज़ीर आला का इंतखाब होना है और सिक्योरिटी सख्त है। इससे पहले स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का मामला सेटल हुआ, उससे पहले ऐवान में अरकान ने हलफ लिया था। हमारी गालिबन जुमे को आपसे बात हो रही थी इस बारे में। अच्छा, इससे पहले और वज़ीर आला पंजाब की कैंडिडेट हैं, अनप्रेसिडेंटेड बाय द स्पीकर मलिक अहमद खान साहब ने वो नंबर ऑफ वोट्स लिए थे। मरीम नवाज साहिबा ने अपनी वालिदा की कब्र पर फातिहा खानी की है, जो कि इनकी रिहाइशगाह के अहाते में ही मौजूद है, और इसी पे हम बात करेंगे मजीद। आज़म मलिक हमारे साथ ही हमें लाहौर से कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। अच्छा, सिक्योरिटी जो है ये हम पिछले कुछ दिनों से ही देख रहे हैं, लेकिन आज तो कुछ ज़्यादा ही हमें नज़र आ रही है। अच्छा जी, HPL PSL में लाहौर कलंदर
जो है वो हार गया एक मतलब। हमने वहाँ बातें नहीं करनी थी। नहीं, कल पेशावर ज़ल्मी ने कलंदर को 8 रन से, वैसे 8 रन से शिकस्त दी है। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर लगातार 5वां मैच हारी है। मेरा नहीं ख्याल दे हैव एनी चांस टू गो अहेड एज इन आगे तक जाने का इस टूर्नामेंट में। अच्छा ठीक है, ये हम PSL की बातें अब्दुल्ला बहुत जल्दी में हैं करने के लिए, ऑल्दो अभी हम ज़रा क्या वापस जाना है आपने? नहीं, कोशिश तो हमारी यही थी कि हम वो दिखाएं, लेकिन चूंकि आपने PSL की बात कर ही ली है तो चले हम भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। भट्टी साहब, रैंडर ड्यूसन की सेंचुरी के बाद भी लाहौर कलंदर नहीं जीत सका। डू यू थिंक कि बैड लक थी या फिर वाकई कारकर्दगी पेशावर की बेहतर थी? अब्दुल्ला, मेरे ख्याल में PSL 9 में 9 तक हमें लाहौर कलंदर्स की टीम एक कॉम्बिनेशन बनता हुआ उनका नजर नहीं आ रहा। अगर हम पिछले साल देखें, टॉप से फखर जमान रन्स कर रहे थे, अब्दुल्ला शफीक रन्स कर रहे थे, मिडिल में सिकंदर रजा परफॉर्म कर रहे थे, डेविड वीजे परफॉर्म कर रहे थे, फिर बॉलिंग जो उनकी थी शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, जमान खान, सिकंदर रजा भी उसमें थे, राशिद खान भी थे। लेकिन इस दफा लग रहा है चूंकि क्रिकेट टीम गेम है, एक टीम उनकी बनती हुई नजर नहीं आ रही और ये PSL के ब्रांड के लिए एक अच्छी चीज नहीं है। हालांकि अभी भी 5 मैच बाकी हैं, अगर वो आखिरी 5 मैच जीत जाएं, कोई अभी भी बहुत ही एक स्लिम सा चांस है। लेकिन मेरे ख्याल में अब टूर्नामेंट में 5 मैच हारने के बाद वापसी जरा मुश्किल नजर आती है। मेरा ख्याल शायद इस बार लक भी उनका फेवर नहीं कर रहा। कल रात भी आप देखें, बिल्कुल करीब जाके हार गए, परसों वाला मैच भी हार गए। लाहौर में अभी भी लक को हम बीच में से भट्टी साहब लक निकाल दें, परफॉर्मेंस कैसी लग रही है? हमें तो टीम इतनी जेल्ड नहीं लग रही फ्रैंकली टू बी टुगेदर। फील्डिंग बहुत ऑफ है, एज इफ कि इन्होंने कभी फील्डिंग की ही ना हो। बहुत से लैकिंग चीजें हमें नजर आ रही हैं, तैयारी पूरी बिल्कुल नहीं नजर आ रही। देखिए, तैयारी तो इन्होंने की थी, लेकिन टॉप से अगर आप देखें, फखर जमान स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर बॉलिंग में जो उनके मेन वेपन थे शाहीन शाह अफरीदी, हालांकि कल भी उन्होंने 3 विकेटें ली, लेकिन वो रन थ्रू नहीं कर रहे और खासतौर पर नई गेंद पर जिस तरह वो लास्ट ईयर विकेटें ले रहे थे वो विकेटें नहीं ले रहे। हारिस रऊफ जो थे, उनकी बॉलिंग फॉर्म नहीं थी। परसों जब उनकी बॉलिंग फॉर्म आई तो उसके बाद वो अनफिट हो गए, टूर्नामेंट से ही बाहर हो गए। तो मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर्स शायद इस साल लाहौरियों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। और आप देखेंगे टॉप की जो टीमें हैं, मुल्तान सुल्तान्स हुए, इस्लामाबाद यूनाइटेड या कोयटा ग्लैडिएटर्स, वो एक अलग किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इस साल लाहौर का कॉम्बिनेशन जो है वो लोग कहते हैं राशिद खान, एक राशिद खान बिल्कुल इस पे जरा हम डिटेल में बात करेंगे कल। आज हमारे पास टाइम जरा कम है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द गोइंग बैक टू लाहौर। आजम मलिक हमारे आजम भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? बताइएगा आज क्या माहौल नजर आ रहा है, कब तक इजलास शुरू होगा, कितना जो है वोटिंग? जी अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया। पंजाब असम्बली में आज बड़ा एक अहम दिन है। आज नामजद वज़ीर आला मुस्लिम लीग नून जो मुश्तरका उम्मीदवार हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग काफ, तरीके लब्बैक, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया की, वो थोड़ी देर कबल जाती उम्रा से पंजाब असम्बली के रवाना हुई हैं। 11 बजे का टाइम है। स्पीकर मलिक अहमद खान आज इजलास की सदारत करेंगे। थोड़ी देर पहले राना आफ्ताब अहमद खान जो नामजद उम्मीदवार हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, वो यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने एक इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि उनके लोगों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा। इस बारे में जब तहकीक की गई, तीनों गेट से जब पता किया गया तो ये पता चला कि किसी भी जो मेंबर सूबाई असम्बली है उसकी गाड़ी को पंजाब असम्बली के अंदर आने की इजाज़त नहीं है, वो किसी भी पार्टी का हो, पीपल्स पार्टी का, नून लीग का या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का। तो इस बात में कोई फैक्ट नज़र नहीं आ रहा कि लोगों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा। हाँ, जिनके ऊपर मुकदमात हैं 9 मई के जलाओ घराव के, उनके लिए एक है कि शायद उनको हिरासत में लिया जाए। इस वक्त जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 100 से ज़्यादा अरकान जो हैं वो पंजाब असम्बली में पहुँच चुके हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले मुतअद्दिद अरकान भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आज़मज़ीर तारड़ी यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके साथ साथ मरीम औरंगज़ेब यहाँ पर थोड़ी देर बाद पहुँचेंगी। तो आज का इजलास होगा जिसमें डिवीजन की जाती है अब्दुल्ला, चूँकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो इजलास है वो खुफिया रायशुमारी होती है और इसमें डिवीजन होगी। और उम्मीद ये की जा रही है कि मरीम नवाज़ 200 से ज़ायद वोट लेकर आज वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगी और फिर गवर्नर हाउस में हल्फ उठाएंगी। जी बहुत शुक्रिया आज़म फॉर दैट अपडेट एंड ऑफ कोर्स कीप यू on all that is happening in Lahore at the moment. टाइम हमारे पास कम है, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी।